नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। Presidential form and it is not permissible under the provided scheme of the Constitution of India. That's why ultimately in this case the Supreme Court has held that even when the Lok Sabha has been dissolved, there should be an acting government and the president will work on the aid and advice of the Council of Ministers, because term shall under Article 74 is a constitutional mandate. So the Supreme Court has said that shall cannot be understood as may. So I think it is clear to all of you. It's a very small case, 3-page judgment जो आपके इसमें दिया हुआ है। 3-page judgment तो नहीं है इसमें, आपके केस मैट पर जो दिया है वो 3 पेज का है। तो इसमें the most important thing is, it is very much clear, President is the head of the executive. While exercising his executive power, he is bound by the aid and advice of the Council of Ministers. So even if the Lok Sabha has been dissolved, there should be an acting government to aid and advise the President of India. तो President के पास पूरी की पूरी executive power कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकती। हर स्थिति में वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जिसकी एडवाइस पे वो काम करेगा। समझ में आया तुम लोगों को? क्लियर? कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग जरा 10 शेड्यूल पे आते हैं। हालांकि यहाँ पे इसको डिस्कस करने का बनता नहीं है, पर आगे कहीं इतना स्कोप नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने 75 में देखा इसको। 75 आर्टिकल 75 में किस तरीके से 1B 1A जोड़ करके 1B में बेसिकली एंटी डिफेक्शन की बात की गई। अब इसमें आप थोड़ी सी चीज, अगर आप लोग के पास ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो एक बार जरा 10th शेड्यूल खोलना, 10th शेड्यूल खोलो। इसकी मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या थी और क्यों ये लाया गया था और क्यों ये फेल हो गया है। तीनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसको हम ये भी देखेंगे कि इसको फेल करने में किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की जब आप बात करते हो तो मैंने आपको बताया था कि आइडियली व्हेन जनता पार्टी केम टू द पावर, the era of coalition, that was the time when the era of coalition government was started, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आपका 90s में विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्योंकि वो सरकार तो लंबी चली नहीं जनता पार्टी की जो थी, when विश्वनाथ प्रताप सिंह came into the power after defeating Congress, that was the real time when the coalition government politics actually started in the center. वो ऐसा समय था जबकि वाकई में कोलिशन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ। लेकिन आपका जो 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में आया, ये इसके पहले ही 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें लाया जा चुका था। इसका मतलब राजीव गांधी जी के टाइम पे 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जो लगातार पार्टी बदलते हैं, क्योंकि इसमें हरियाणा में एक बड़ा फेमस केस हुआ था जिसमें मिस्टर गया राम थे, और उन्होंने एक दिन में 3 पॉलिटिकल पार्टी बदली, तो उन्हीं के नाम पे इसको आया राम गया राम कहते हैं, जिसके रोकने के लिए बेसिकली 10th शेड्यूल लाया गया था। तो इसमें एक टाइम ऐसा आया था कि लगभग 2000 के आसपास, कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता था कि ये व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है, जब तक आप टिक करते थे और आपका इवैल्यूएशन होता था तब तक उसकी 2 पार्टीज बदल चुकी होती थी। So this was creating a lots of problem because many times there is a defection in the political party, and because of the defection the ruling party or the ruling government is going to fall. तो ये एक बहुत ऐसी समस्या क्रिएट कर दी जिसके कारण जो आपके लेजिस्लेचर्स थे उनकी क्रेडिबिलिटी भी डाउन होती चली गई। तो जब मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, बिकॉज दिस 10th शेड्यूल विच वाज एडेड इन द ईयर 1985, अर्लियर क्या था कि ओनली half of the member of any particular party if they are going to be defected, तभी उसको वैलिड डिफेक्शन माना जाएगा। लेकिन अटल जी के टाइम पे इसको कर दिया गया 2/3, मींस ही ट्राइड टू मेक इट मोर रिग्रेस, क्योंकि छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज में आधे लोगों को तोड़ना, मेरे पास टोटल एमपी 10 हैं, अब अगर उसमें से आप 5 एमपी तोड़ लेते हो, इट इज वेरी इजी, इट वाज वेरी कन्वीनियंट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी टू डू सच काइंड ऑफ कोचिंग। तो इसके लिए उन्होंने उसको हाफ से उठा करके 2/3 बोल कर दिया, और उन्होंने बोला कि अगर 2/3 टूटते हैं तो ये जो है आपका ये एक वैलिड डिफेक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर 2/3 से कम है तो अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ दे कैन बी हेल्ड एज
डिस्क्वालिफाइड। इसको थोड़ा कुछ कुछ इसमें चीजें समझ लेना, बहुत ज्यादा इसमें चीजें मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है। ना तो 10th शेड्यूल में जो लिखा है उसमें क्लैरिटी है, ना जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उसमें क्लैरिटी है, और इस कारण से इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। तो जब आप 10th शेड्यूल पढ़ते हो तो 10th शेड्यूल कहता है कि वॉलंटरली, जैसे मान लीजिए आज मैं इलेक्शन लड़ती हूँ, तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, मींस आई एम अ कैंडिडेट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे लोग वोट देते हैं, कैंडिडेट्स के नाम पे उतना नहीं देते, अनलेस एंड अनटिल द कैंडिडेट हिमसेल्फ इज वेरी स्ट्रांग। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि किरण बेदी दिल्ली जैसी जगह पे हार गई, जो कि इम्पॉसिबल था। अगर लोग कैंडिडेट देखते तो वो जीतती, पर लोगों ने पार्टी देखी इसलिए वो हार गई। तो दिक्कत इसमें क्या होती है? दिक्कत इसमें ये होती है कि हमारा जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सेटअप है वो पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड है, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती हूँ, उस पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के नाम पे मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं इलेक्शन लड़ करके सदन में आ गई, ठीक है। नाउ आई एम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं उसकी सदस्य हूँ, लोकसभा का मान लो या लेजिस्लेटिव असेंबली का मान लो। अब क्या होता है कि जो मेरी रूलिंग पार्टी है, मैं सपोज करूं कि मैं रूलिंग पार्टी, क्योंकि पोचिंग हमेशा रूलिंग पार्टी में ही होती है, कभी कभी अपोजिशन में भी होती है, अगर रूलिंग पार्टी कन्वीनियंट मेजोरिटी यानी बहुत अगर बॉर्डर लाइन मेजोरिटी है तो अपोजिशन की भी पोचिंग की जाती है, नहीं तो अगर अपोजिशन नेक टू नेक है तो रूलिंग पार्टी की पोचिंग करता है। तो ये क्या कहता है, आपका एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से मैं जीत करके आई, अगर मैं उसकी सदस्यता वॉलंटरली छोड़ दूं, then I can be declared as disqualified. And now the Supreme Court has, defined this term voluntarily giving up in a various sense. जिसमें एक तो ये होता है कि मैंने रिजाइन कर दिया, दूसरा क्या होता है कि I have not given my resignation but I am involved in various kind of anti party activity। जैसे आपने देखा कपिल मिश्रा को हटाया गया दिल्ली में, तो वो एंटी पार्टी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, वो बीजेपी की रैलियों में जाने लगे और आम आदमी पार्टी ने। इसमें एक चीज और याद रखना, अनलेस एंड अनटिल द पार्टी इज गोइंग टू प्लेस अ रिक्वेस्ट बिफोर द स्पीकर, तब तक स्पीकर सुओ मोटो इसमें कॉग्निजेंस लेकर के किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट द अफेक्टेड पार्टी शुड पुट अ रिक्वेस्ट बिफोर द स्पीकर। तो इसमें क्या होता है, एक तो आप अपनी एक्टिविटीज से आपने इतना ओपन कर दिया कि लग गया कि आपने पार्टी, जैसे जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और आपने रेजिग्नेशन नहीं दिया, ये भी वॉलंटरली गिवन अप माना जाता है कि आपने वॉलंटरली सदस्यता अपनी पॉलिटिकल पार्टी की छोड़ दी। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, ये कहता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से जीत करके आप आए, अगर आप उसकी वॉलंटरली सदस्यता छोड़ देते हैं तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। यहाँ पे डिस्क्वालिफाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों ने जब मुझे वोट दिया था तो मेरी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो पे जीत करके हम आए थे। जब मैंने वॉलंटरली आई हैव गिवन अप माय पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम विच आई हैव बीन चूजन, तो इसका मतलब क्या है कि इट अमाउंट्स टू अ बिट्रेयल टू माय वोटर्स, बिट्रेयल टू माय वोटर्स है। तो इसके कारण क्या कहा गया कि आप जिस मैनिफेस्टो पे जीत के आए, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे जीत करके आए, अगर आप वॉलंटरली उसकी सदस्यता को छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, या आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और आपको हटा दिया जाता है, देन इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस इट अमाउंट्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि पार्टी ने अगर व्हिप इशू किया है और व्हिप इशू करने पे इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो द व्हिप आपका दो तरीके का होता है, एक तो आप सदन में आएंगे, आप एब्सेंट नहीं रह सकते, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग कि आना ही मैंडेटरी नहीं है, आपसे जो कहा जाएगा कि इसके फेवर में वोट करना है या इसके अगेंस्ट में वोट करना है, आपको वही करना पड़ेगा। सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो द व्हिप, then in that circumstances also on the request of the political party to which you belong, a person can be declared as disqualified। लेकिन व्हिप के केस में क्या होता है, दो रिलैक्सेशन दिए गए हैं। पहला रिलैक्सेशन इसमें ये दिया गया है कि आपने बोला कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम नॉट एबल टू कम टू द हाउस, और आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं उसके लीडर ने आपको बोला कि ठीक है आप मत आओ। और दूसरी क्या होता है कि यू डिड नॉट अपीयर इन द हाउस व्हाइल द व्हिप वाज ऑलरेडी इशूड,
या फिर आपने क्या किया, आपने जो कहा गया था उस बिल के अगेंस्ट में जाकर के, अगर फेवर में वोट करने के लिए कहा गया था तो अगेंस्ट में जाके, अगेंस्ट में वोट करने के लिए किया गया था तो फेवर में जाकर के आपने वोट किया, मतलब पार्टी गाइडलाइन को आपने फॉलो नहीं किया। लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई मोशन आपके खिलाफ स्पीकर को मूव नहीं किया एंड दे हैव कंडोन्ड योर एक्शन, देन रिमेंबर इन दैट सर्कमस्टेंसेस यू विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। तो इसमें ये दो मेन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक इंपॉर्टेंट होता है कि वॉलंटरी होना चाहिए और दूसरा होता है कि आपने व्हिप का वायलेशन किया है और पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग डिस्क्वालीफाइड। पहली बात, ये डिसाइड कौन करेगा? जैसे इन्होंने बोला कि वॉलंटरली यू आर गिविंग अप, जैसे इन्होंने टर्म यूज किया है, इसको आप देखना, ये कहता है इफ ही हैज वॉलंटरली गिवन अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना कि इन्होंने, यही इसमें डिबेटेबल इशू है कि मैंने क्या किया। सपोज करिए कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जीत करके आई और मैंने क्या किया, मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी से तो रिजाइन कर दिया, इसको ध्यान से समझना, मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी से तो रिजाइन कर दिया, लेकिन मैंने हाउस से रेजिग्नेशन नहीं दिया एज अ मेंबर। देयर आर टू थिंग्स। ये कहता है कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन ना करके मैं हाउस से रिजाइन कर दूं और मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाए तो मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होंगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं, हाउस से रेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड थिंग इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वंस दे आर सेइंग डिस्क्वालीफाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्वालीफाई? डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या है और उसको कौन डिसाइड करेगा? हु इज गोइंग टू डिसाइड द मीनिंग ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन? तो डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड करने की पावर स्पीकर को दी गई। दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज what would be the extent of disqualification and what would be the meaning of disqualification? तो एक तो डिस्क्वालिफिकेशन की मीनिंग ये समझ में आई कि आप सदन के सदस्य अब नहीं रहे। अब सदन के सदस्य हम नहीं रहे तो इसका मतलब क्या है कि क्या मैं दोबारा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती? या फिर डिस्क्वालीफाई करने में स्पीकर हैज ऑल्सो पावर to decide the time period during which I will remain disqualified to contest any election. तो शुरू में क्या हुआ, इसमें क्लियर था कि once the speaker has said that this person has been disqualified, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ता था, फिर वो पूरे टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई होता था। एंड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज इवन द स्पीकर यूज्ड टू मेंशन द टाइम पीरियड कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये डिस्क्वालीफाइड है, यानी इतने समय के लिए ये इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब मान लीजिए 5 साल का टर्म बचा हुआ है और 4 साल का टर्म बचा हुआ है और स्पीकर ने बोला कि अगले 2 साल तक के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो इसका मतलब 2 साल अभी और बचेगा, तो उसमें लड़ करके वो वापस आ सकता है, ठीक है, लेकिन तब कोई सीट खाली होनी चाहिए, देन ओनली इट इज पॉसिबल। या दूसरा, वो कभी कभी क्या कहते हैं कि पूरे टाइम तक आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो इसका मतलब जितना भी टाइम असेंबली का बचा हुआ है उस समय तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम किस चीज को लेकर के हुई, इससे बचने के लिए लोगों ने नए नए जुगाड़ निकाले। पहला, इसमें 2-3 पॉइंट आप याद रखना। आपका 10th शेड्यूल रेड विद आर्टिकल 191, इसको पढ़ाऊंगी मैं अगर टाइम मिलेगा बाद में। आर्टिकल 191 एंड 164 1B, 191 एंड 164 1B, और लोकसभा के केस में 102। ये जो आर्टिकल है इसमें ये दिया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या इसका क्या मतलब होगा। मोटा मोटा आप इसमें ये समझ लो कि डिस्क्वालिफिकेशन में बेसिकली यू कैन नॉट फर्दर कंटिन्यू एज अ मेंबर, लेकिन फॉर अप टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव बीन क्वालिफाइड, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द Speaker of the House. When you read the provision of the 10th schedule, it is expressly mentioned कि the decision of the speaker shall be final. इसका मतलब it cannot be reviewed by the judiciary, right? तो इसीलिए आप देखोगे कि 85 से लेके 93 तक Supreme Court never tried to reinterpret it. It was first time it was interpreted by the Supreme Court in the case of Quixote Holohan, जिसमें उन्होंने बोला कि नहीं, हम स्पीकर की पावर को रिव्यू कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें देखना। अगर आप कह रहे हो कि आप स्पीकर की पावर को रिव्यू कर सकते हो, या स्पीकर की पावर को नहीं, स्पीकर के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं, सॉरी नॉट पावर, स्पीकर के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं,
तो यू विल रिव्यू द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इन व्हाट सेंस? जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जब आप लोग देखते हो तो एक चीज आप याद रखना, सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो, बिकॉज द स्पीकर इज वर्किंग एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी के केस में जब आप अपीलेट कोर्ट में जाते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब आप जाओगे, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये नहीं देखता कि फाइनल रिजल्ट सही था कि गलत था, वो ये देखता है कि वेदर द प्रोसीजर्स वर प्रॉपरली फॉलोड और नॉट। जैसे मान लो आप नकल करते हुए पकड़े गए और आपके खिलाफ केस बन गया, अब केस बन गया, आपका मैटर एक कमेटी में गया, तो कमेटी के सामने क्लियर है कि इसने नकल करी, इसी की हैंड राइटिंग है, तो आपको अगर न सुनने दिया जाए और आपके अगेंस्ट में ऑर्डर निकाल दिया जाए कि आपको डिबार किया जा रहा है 1 साल के लिए, आपका केस, आप रंगे हाथों पकड़े गए, 10 विटनेस है, आपकी हैंड राइटिंग मैच कर रही, सब कुछ है, बट जस्ट ऑन दिस ग्राउंड दैट दे डिड नॉट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड टू यू, इट इज सफिशियंट टू स्ट्राइक डाउन द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपने नेचुरल लॉ के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में जब इसमें एंट्री मारी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संभल के एंट्री मारी। संभल के एंट्री मारने का क्या मतलब होता है, उन्होंने ये बोला कि हम स्पीकर ने पनिशमेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कितना डिसाइड किया है, हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको रिव्यू करेंगे कि वेदर द प्रोसीजर ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस वो फॉलोड और नॉट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि टाइम पीरियड विच शुड बी प्रोवाइडेड टू गिव द रिस्पॉन्स। अभी आपने कंगना रनौत का केस देखा, 1 दिन का टाइम पीरियड में उनका ऑफिस गिरा दिया गया। दिस इज नॉट अ रीजनेबल टाइम पीरियड एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन दैट हाई कोर्ट इज वेरी फ्यूरियस कि आपने 1 दिन के टाइम में कैसे उनके ऑफिस को गिरा दिया। तो रीजनेबल टाइम पीरियड शुड बी प्रोवाइडेड, दिस इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। तो इसमें हाई कोर्ट क्या करता था, हाई कोर्ट लंबे समय तक या सुप्रीम कोर्ट लंबे समय तक जो डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर करता था, इसमें ये सिर्फ प्रोसीजर को रिव्यू करते थे कि प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि नहीं, बाकी चीजों को ये रिव्यू नहीं करते थे। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें स्पीकर्स ने बदमाशी करनी थोड़ी शुरू करी। क्यों बदमाशी करनी शुरू करी? बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एम्पल डिस्क्रिशन। 164 जब आप पढ़ते हो 1B, देन व्हेन यू रीड इट, इट इज वेरी मच क्लियर कि स्पीकर हैज सो मच ऑफ डिस्क्रिशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। और डिस्क्रिशन क्या है, अब जैसे इन्होंने बोला कि वॉलंटरी आपने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी, अब ये वॉलंटरी आपने छोड़ी कि ये इनवॉलंटरी है, ये कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने क्या बोला कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी कौन करेगा? स्पीकर करेगा। लेकिन कितने टाइम में द इंक्वायरी रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीटली साइलेंट अबाउट इट। तो स्पीकर क्या करता है ना, उस पर चढ़ के बैठ जाता है, क्योंकि डिस्क्वालीफाइड करने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप डिस्क्वालीफाई करोगे, नाउ दे आर नो मोर मेंबर, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीकर बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी। अब रूलिंग पार्टी का वो सदस्य है, मान लीजिए 10 मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो गए, तो 10 मेंबर का नुकसान किसको हुआ? रूलिंग पार्टी को। अब मान लीजिए कि इन 10 जगहों पे री इलेक्शन होते हैं, तो री इलेक्शन होने में रूलिंग पार्टी जीतेगी, कोई और नहीं जीतेगा। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में स्पीकर क्या किया करता था, इन द नेम ऑफ द इंक्वायरी दे so that was the basically problem. So basically the speakers were misusing its discretion. ये सबसे ज्यादा जो आपका प्रॉब्लमेटिक हुआ है अभी, ये हुआ है आपका कर्नाटका के केस में। कर्नाटका के केस को थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से, बाकी आप डिसाइड करोगे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम कोर्ट नीड टू रिकंसीडर इट्स जजमेंट, बिकॉज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफी ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ हैज बीन वायलेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने देखा कि कर्नाटका के में नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट क्यों है? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, पर वो सत्ता में नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली, लेकिन जो मेजोरिटी यानी नंबर्स का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर 2/3 कांग्रेस टूटती है या 2/3 जेडीएस टूटता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, वो बीजेपी में जाके मिलेंगे और सरकार बन जाएगी। लेकिन जो टूट रहे हैं वो 2/3 नहीं है,
जो टूट रहे हैं वो 2/3 नहीं है, तो अगर टूटते हैं वो तो इट वुड बी लगभग 20 के आसपास टूटे, 20 या 23 थे, 20 या 23 लोग अगर टूट रहे हैं तो ये क्या है, टोटल उनके नंबर का 2/3 नहीं है, तो ये जस्टिफाइड नहीं होगा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने ये सोचा कि अगर हम रूलिंग पार्टी से रिजाइन करेंगे तभी तो हम डिस्क्वालीफाई होंगे, मैंने अभी आपको इंटरप्रिटेशन बताया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रूलिंग पार्टी से रेजिग्नेशन नहीं दिया, इन्होंने मेंबरशिप से रिजाइन कर दिया। They are saying now we are not the member of the legislative assembly. Once you are not the member, how you can be disqualified because you have already given up the membership of the house? तो इसमें क्या किया कि इन 22 लोगों ने इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया कि अब हम एमएलए शिप छोड़ रहे हैं, वी आर नो मोर एमएलए ऑफ दिस कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया, लेकिन स्पीकर क्या कर रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं कि नहीं, हम इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉलंटरी रेजिग्नेशन, ये इनवॉलंटरी रेजिग्नेशन है। और इनवॉलंटरी रेजिग्नेशन इसलिए है क्योंकि ये लोग बॉम्बे में यहाँ पे वहां पे इनको होटलों में ले जाकर के रोका गया था, हॉर्स ट्रेडिंग चल रही थी, इनको पैसा दिया गया है, सो दिस इज द केस ऑफ मिसयूज ऑफ मनी। सो बेसिकली इन दिस केस if I am going to accept their resignation, then it is not in the interest of the principle of democracy। क्योंकि अगर मैंने इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया, then remember, अगर उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया, वो सीटें खाली होंगी जहां से उन्होंने वो जीत करके आए। अब वो क्या करेंगे, वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और बीजेपी से उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। और अगर वो जीत गए तो मे बी उन्होंने वहां पे काम किया हो, मे बी वो हार जाए, मे बी वो जीत जाए। अगर जीत गए तो बीजेपी के लिए अच्छा है, और अगर हार गए तो कांग्रेस के लिए अच्छा है। लेकिन कांग्रेस रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर हार जाती है तो सरकार चली जाती है। तो स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया, उन्होंने बोला इनका रेजिग्नेशन तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ वॉलंटरी रेजिग्नेशन, दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द अपोजिशन मींस बाय द बीजेपी। तो उन्होंने इसको, जब इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, देन द स्पीकर इज सेइंग, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस और जेडीएस ने मूव किया कि द एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दीज एमएलएज अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। स्पीकर ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने बोला कि हम एंटी डिफेक्शन लॉ में इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी बीच ये लोग क्या किए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये बोला कि व्हाई स्पीकर इज नॉट एक्सेप्टिंग आवर रेजिग्नेशन, nobody can force us कि once we have been elected in any case we should complete our 5-year term। ये हमें कोई अगर आप किसी भी पद पे हो, अगर आप रेजिग्नेशन देना चाहते हो, then nobody can force you to work। So they are saying that this is our right to freedom। If we do not want to continue, speaker cannot compel us। Once we have given our resignation should be accepted। तो हमारे ये रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करें और हमारे खिलाफ इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में कार्रवाई नहीं हो सकती, हम डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते क्योंकि हमने सदन की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बट व्हाट स्पीकर हैज सेड, स्पीकर हैज सेड कि नहीं, इनके ऊपर हम एंटी डिफेक्शन लॉ में कार्रवाई करेंगे। और एंटी डिफेक्शन लॉ में कार्रवाई करते हुए इसमें स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर डिस्क्वालीफाइड ऑल ऑफ देम, सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड साइमल्टेनियसली डिस्क्वालीफाई इनको कब तक किया कि अभी तो आपकी सदस्यता तो आपने रिजाइन कर दिया, लेकिन डिस्क्वालीफाई, क्योंकि अगर आपने रिजाइन कर दिया तो हम हाउस की सदस्यता से हटा के आपको पनिशमेंट दे ही नहीं सकते। तो पनिशमेंट आपका एक्चुअल में क्या होगा कि 2023 तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। That was the real punishment which was given by the speaker to these members who have put their resignation. When the matter was brought before the Supreme Court has said that indirectly these members are trying to escape। एस्केप करने का मतलब ये हुआ कि रेजिग्नेशन देकर के उन्होंने बोला कि अगर आप सदन की और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हो तो आप एंटी डिफेक्शन के हथौड़े से नहीं बच पाओगे, क्योंकि इनडायरेक्टली यू आर ट्राइंग टू टेक अ एस्केप रूट। यानी अगर मुझे अपनी पार्टी बदलनी है तो मैं एंटी डिफेक्शन में ना आऊं, इसके लिए मैं फटाफट अपना रेजिग्नेशन सदन से दे दूं और बाहर तो मैंने पूरा हिसाब अपना सेट कर रखा है, मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगी, उस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगी, जीतूंगी तो वापस आ जाऊंगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनडायरेक्टली यू आर ट्राइंग टू इवेड अ प्रोसेस। So when basically you have put the resignation, obviously you are the member. So the decision of the speaker of disqualifying all of you under the 10th schedule, that is constitutionally valid। तो स्पीकर ने अपनी इस पावर को वैलिडली एक्सरसाइज किया कि उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था।
आगे इन्होंने जो बोल दिया, इन्होंने ये बोल दिया, बट द स्पीकर कैन नॉट से दैट दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन टिल 2023। उन्होंने बोला आप ये नहीं कर सकते, आप इनको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, ये अब दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि अब किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता मेंबर रहने के लिए। मैं जीत के आई हूं, मैं जब चाहूं मैं अपने सदन से इस्तीफा दे सकती हूँ। इनके दोबारा इलेक्शन लड़ने के राइट को आप कर्टेल नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये डिस्क्वालीफाई तो हो गए, पर ये दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। अब आपने देखा कि दोबारा इलेक्शन लड़े और उसमें ज्यादातर जीत करके बीजेपी से टिकट लेकर के वापस अब बीजेपी के थ्रू सत्ता में आ गए। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप इस इंटरप्रिटेशन को सुप्रीम कोर्ट के पूरा देखो तो आपको क्या समझ में आता है, दैट इफेक्टिवली द एंटी डिफेक्शन लॉ बिकेम रिडंडेंट। रिडंडेंट क्यों हो गया कि अगर मेरी अच्छी सेटिंग है तो मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हूं, मैं हाउस से रिजाइन करूंगा, मैं फटाफट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूंगा और मैं इलेक्शन लड़ लूंगा। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता था तो आप इलेक्शन लड़ सकते थे, लेकिन अगर आप डिस्क्वालीफाई होते थे और स्पीकर ने कह दिया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इस जजमेंट का ड्रॉबैक ये है कि ये जजमेंट ये कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हो। तो अगर मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ तो मेरे लिए पनिशमेंट क्या हुआ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से जीत करके आई, लोगों ने मेरी पॉलिटिकल पार्टी और मेरी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो के बेसिस पे मुझे चुना, मैं कुछ दिन हाउस में रही, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी अच्छी सेटिंग हुई, मैंने रिजाइन किया, उस पॉलिटिकल पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ी और मैं दोबारा सत्ता में आ गई। तो ओवरऑल व्हाट इज पनिशमेंट फॉर मी? मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, मैं उसमें थी तब भी एमएलए थी, इसमें हूं तब भी एमएलए हूं। सो दैट्स व्हाई there is a criticism, and I personally believe that this is a very fair criticism, because of this interpretation actually the impact of this anti-defection law that has become redundant। तो अब ये इतना वीक हो चुका है कि इसके बाद आपने देखा होगा कि in all the circumstances now the speaker cannot say कि हम इतने टाइम के लिए आपको इलेक्शन लड़ने के लिए डिबार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अब ये पब्लिक के बीच में जाएंगे और वोटर डिसाइड करें कि इनको चुनना है कि इनको नहीं चुनना। दैट इज वेरी फाइन। हो सकता है हार भी जाए, जीतने की कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक पंगा इसमें ये भी तो है कि जो इलेक्शन में पैसा खर्चा होगा, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, द फेथ ऑफ द पीपल इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, that also have a particular kind of value, and that value cannot be compromised. So once you read this anti-defection law, there are so many loopholes. That's why there is a great demand. एक डिमांड इसमें ये है कि स्पीकर के हाथ से पावर ले लो। स्पीकर should not decide. The speaker should not be the final authority to take decision that whether a particular member is disqualified or not. This decision should be taken by the president in the case of Lok Sabha, Rajya Sabha MPs, by the governor in the case of state legislative assembly and state legislative council, and in both the circumstances they will take this decision on the advice of the council of मिनिस्टर। तो इसमें पंगा ये है कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है। इनफैक्ट अगर आप इसको पढ़ते हो, जब इसकी लैंग्वेज आप पढ़ते हो 164(1)(b) की या 191 पढ़ते हो, अगर आपका पास 2 मिनट हो तो आप जरा 191 खोलो, उसको पढ़ के ये लगता है कि आप दोबारा इलेक्शन में खड़े हो सकते हो। लेकिन इसमें पंगा ये है कि जब स्पीकर ने टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया कि इतने टाइम तक खड़े नहीं हो सकते, तो क्या वहां पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकता है? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं 164(1)(b) जरा देखना, एक 191 खोलना जरा आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, 2 मिनट इसको देख ही लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखो 191 जब आप लोग खोलते हो तो पहला देखना क्या है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर। दोनों के लिए डिस्क्वालीफाई है, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, और अगर मेंबर है तो कंटिन्यू नहीं कर सकता। बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, अनसाउंड माइंड का, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट है, या फिर वॉलंटरली एक्वायर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, या डिस्क्वालीफाइड किसी और एक्ट में, जिसमें आपने देखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट कहता है कि समबडी इज पनिश्ड फॉर 2 or more than 2 years, then in that circumstances he or she cannot contest election, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन इसका सप्लोज 2 आप देखिए क्या कहता है, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जब आप 1 को 2 से कंपेयर करते हो तो ऊपर में कहता है कि शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग चूजन एज फॉर बीइंग अ मेंबर, लेकिन जब 2 की बात करते हो तो कहता है पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर।
यानी एज अ मेंबर वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। इसके सब क्लॉज 2 का जो इंटरप्रिटेशन किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कर्नाटका के केस में, उन्होंने बोला है कि आप एज अ मेंबर कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा सब क्लॉज 2 में कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसलिए अगर आप इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करिए तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है। लेकिन अगर आप फिलॉसफी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ पे आप जाओगे तो ऐसा लगता है कि इस इंटरप्रिटेशन के कारण नाउ देयर इज नो यूज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। सो स्टिल सो मच ऑफ confusion is going on and so much of debate and discussion is going on that this anti-defection law is needed to be redrafted. So this was the anti-defection law. Tomorrow in our next class, कल तो आप लोग की क्लास आपको पता है 10:30 बजे है ना, कल कंबाइंड क्लास लेंगे आप लोगों की। ये एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवेगौड़ा का जो केस है, उस केस में हम लोग इसको हम डिस्कस करेंगे। और ये एंटी डिफेक्शन लॉ ये बहुत टेक्निकल है, अगर मन करे तो एक बार जरूर पढ़िएगा, और अगर नहीं मन करता तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको काम भर का बता दिया है। ठीक है, 12:30 हो चुके हैं। आई एम नेक्स्ट क्लास ऑल्सो and I'll see you tomorrow. Okay, thank you to all of you. दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।